स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो जय हिंद, जय भारत, बोलिए भारत माता की। क्या बात है, ट्वीट किया या नहीं किया पहले तो ये बताओ। कितने लोगों ने ट्वीट किया बताओ, और बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? हाँ, अकाउंट नहीं है, व्हाट्सएप पर है। तो ऐसी नकली चीजों का अकाउंट है तो ट्विटर पे क्यों नहीं है? हाँ, जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए तुम लोगों को? नहीं मिलना है, ऐसे में कैसे मिलेगा? मतलब भगत सिंह महात्मा गांधी पैदा हो पर पड़ोसी के घर में, है ना। संघर्ष दूसरे करें और उसका फल हम खाएं, है ना। ट्विटर अकाउंट में क्या है भाई? और आपको तो उल्टा सोचना चाहिए कि चलो हर चीज चलाना सीखें, है ना। सिंपल, आप ऐप स्टोर पे जाओ या प्ले स्टोर पे जाओ, ट्विटर की ऐप इंस्टॉल करो, सिंपल अपने ईमेल आईडी से अकाउंट बनाओ, ट्वीट पे जाओ, 2-4 हैशटैग यूज करो, खत्म। 10 सेकंड का काम नहीं है और आगे से सीख भी जाओगे। कल सिखाया भी था आपको, है ना, यूट्यूब पे उसका एक वीडियो भी बनाया था। उसके बाद भी नहीं करो तो ये तो बड़ी शर्म की बात है। हाँ, अब क्या करोगे, गया टाइम। अब तो पूरे दुनिया में ट्रेंड पे चल रहा है। तुम्हारे जैसे बाकी लोग नहीं है, बाकी लोग हैं जिन्हें जॉब की आपसे ज्यादा जरूरत है। बेचारे कब से ट्विटर चलाना सीख रहे हैं और आज उन्होंने मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो। और मध्य प्रदेश में भी कम नहीं है। अगर आप ट्रेंड में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भी मामा रोजगार दो, है ना, और शिवराज रोजगार दो, ऐसे 2-3 ट्रेंड चल रहे हैं। टॉप 5 में 2, एक इंडिया का चल रहा है, मतलब एक मोदी जी के नाम का चल रहा है और एक अपने मामा के नाम का चल रहा है। तो मध्य प्रदेश लगभग सारे भारत से, जहां तक मैंने अभी आधे घंटे पहले देखा था, तो लगभग 60 लाख लोगों ने 60 लाख बच्चों ने ट्वीट किया है। और मध्य प्रदेश से लगभग 3 से 4 लाख बच्चों ने, मतलब 3 से 4 लाख लोगों के कारण टॉप 5 ट्रेंड में आ गया है मध्य प्रदेश का नाम। और 60 लाख लोगों के कारण पूरे विश्व में चल रहा है मोदी जी, मोदी जॉब दो, है ना। तो नहीं करा है तो अभी भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सीखो, ये चीजें करो, है ना। आजकल जो समय है उसके लिए आपको विरोध करने के लिए, आंदोलन करने के लिए सड़क पे उतरने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे पूरे विश्व में, मतलब देखो भारत में तो वो चल ही रहा है, पर बाकी दुनिया में नंबर 1 चल रहा है। तो आप कहां बैठे हो और आप अपनी बात पूरे दुनिया में पहुंचा सकते हो केवल अपने इतने से मोबाइल के साथ, है ना। तो आंदोलन करने का तरीका सीखो। आपको सड़क पे नहीं उतरना है, हाहाकार नहीं मचानी है, ठीक है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वालों ने भी सबने किया है, 1000 ट्वीट कर दिए, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? चलिए करें शुरू। तो कल हम लोगों ने नया टाइप स्टार्ट किया था जिसका नाम था पास और फेल वाले प्रश्न। तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे। एक सवाल आपको यहां दिखाई दे रहा है, इसको जल्दी से पढ़िए, फिर इस पे हम चर्चा करते हैं और इसकी आपको शानदार ट्रिक भी बताते हैं। अच्छा जी, किया है सबने, ठीक है। चलो देखें, एक परीक्षा में 3 विषय हैं और हर विषय के अधिकतम अंक जो हैं वो 100 है। एक बच्चा पहले सब्जेक्ट में 55% लाता है, दूसरे सब्जेक्ट में 75 लाता है और तीसरे सब्जेक्ट में 70%, नहीं, तीसरे में कितना लाए ताकि ओवरऑल 70% उसके मार्क्स आ जाएं। तो ये वाला जो सवाल है ये आपका एवरेज से सॉल्व हो सकता है। मैं आपको 2 टेक्निक बताता हूं और एवरेज चैप्टर जब आपको पढ़ाऊंगा तो वो भी बहुत शानदार तरीके से हम सीखेंगे, बिना लॉन्ग मेथड के, बिना एक्स के। और यहां भी हम एवरेज वाली ट्रिक लगाएंगे। इसको मैं आपको 2 तरीके से करना सिखाता हूं, दोनों चीजें सीखो, दोनों बहुत अच्छी हैं, है ना। पहले वो तरीका बताता हूं जो 2 तरीकों में ज्यादा अच्छा है। आपके पास टोटल 3 विषय हैं। पहले विषय में बच्चे ने 50% नंबर लाया,
दूसरे विषय में उस बच्चे ने 75% नंबर लाया, तीसरे में कितना लाए? 55। 50 कहां दिख गया मुझे? अच्छा ये 5 और 0 दिख गया। 55 है, दूसरे में 75 है, तीसरे में कितना लाए कि ओवरऑल उसका परसेंटेज कितना बन जाए? 70। स्कूल या कॉलेज में ऐसा नहीं होता था? जैसे कॉलेज में आप फर्स्ट ईयर जब नए नए कॉलेज में जाते हो तो फर्स्ट ईयर अधिकतर बच्चों के नंबर कम आते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कॉलेज लाइफ का ज्यादा असर होता है ना। स्कूल से जाते हैं, स्कूल में बड़ा प्रेशर होता है, कॉलेज में बड़ा फ्री महसूस होता है, फर्स्ट ईयर उनके परसेंटेज गिर जाते हैं, फिर घर वालों की डांट सुनते हैं, सेकेंड ईयर थोड़ा सुधार होता है और थर्ड ईयर फिर थोड़ा ज्यादा सुधार वो कर लेते हैं। तो पहले साल उसके 55% बने, ठीक है, फिर दूसरे साल उसके 75% बने। अब तीसरे साल का आपने भी कैलकुलेशन किया होगा कि यार ओवरऑल 70% तो बनना, एग्रीगेट जिसको हम बोलते हैं, एग्रीगेट 70% बनना चाहिए। और अब मेरा फाइनल ईयर है तो मुझे इस साल कितनी मेहनत करनी पड़ेगी कि एग्रीगेट 70% हमारे बन जाए। मतलब ये जो आपका 70% है ये औसत है। कितने साल का? 3 साल का। या कितने विषय का? 3 विषय का। तो तीनों विषय के आपको 70% का एवरेज मेंटेन करना है। मतलब आपके कुल कितने परसेंट बनने चाहिए? 200। तीनों साल का टोटल, या यहां विषय बोला है, तीनों विषय का टोटल आपका 210 आना चाहिए। पहले साल में आपने पहले विषय में 55, दूसरे में आपने 75 ले आए, मतलब क्या आपने 130 ले आए? है ना, 130 ही होगा ना, ठीक है। तीनों विषय में कितना लाना है? 210। कितने ला चुके हो? तो कितने लाना और बचा है? कितना लाना और बचा है? ये आपका आंसर है। नहीं आया समझ में? जितने विषय उतने से आप गुणा करोगे। अगर 4 विषय होते तो 4, 5 होते तो 5, 6 होते तो 6। 3 विषयों का औसत 70% आना चाहिए। मतलब कुल मिला के कितना बनाना है? 210। 210 में से 130 आप ला चुके हैं, कितना और लाना है? 80 लाना है। सिंपल। रेशो से नहीं होगा। रेशो कैसे लगाएंगे इसमें? इसमें रेशो नहीं लगेगा। एक और मेथड है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये आया समझ में? अच्छा, कई लोग बोल रहे होंगे सर ये 100 का क्या किया हमने? इसका कुछ नहीं किया। इसका कौन यूज करता है? किताब वाले। किताबों में आप अगर मेथड देखोगे तो वो पूरा बताएंगे 100 का 55%, 100 का 75%, 300 का 70%, फिर जो आएगा उसमें से घटाएंगे। तो वो लॉन्ग मेथड में यूज आता है, शॉर्टकट में इसका कोई यूज नहीं है। ओके है? चलो, अब यहां पे एक और तरीका मैं बताता हूं, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। ओवरऑल आपको 70% का औसत मेंटेन करना है। आपने एक विषय में 55 लाए हो, दूसरे विषय में आपने 75 लाए हो, तीसरे विषय में कितना लाए? मुझे ये बताइए, जो मैं बोलूं वो आप, जो पूछूं वो आप बोलना, और सब लोग बोला करो, है ना। मुंह पे, पहले तो मुंह पे से हाथ हटाओ जरा, जो लोग ऊपर रखे, नीचे करो हाथ, ऐसे सामने हाथ रखो जरा, दोनों सीधे बैठो जरा, एकदम चेहरे पे स्माइल, दर्द भरा चेहरा मत दिखाया करो मुझे, है ना, थके हारे नहीं दिखना। हाँ, अब ऐसे जरा मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो, तुम लोग की फोटो खिंचवानी पड़ेगी एक दिन, ठीक है। हाँ, सीधे हो गए, गहरी सांस लो एक, बस रोक, छोड़ना मत। अब इधर ध्यान दो, मुझे ये बताओ कि आप जो पूछूं वो बोलना, सब लोग बोला करो, ऑनलाइन वाले भी बोला करो, ठीक है। ऑनलाइन वाले, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो और अगर मुझसे मैथ्स पढ़ रहे हो और अगर मैं बोलता हूं बोला करो, तो अकेले रूम में बैठ जाया करो, फिर खूब बोला करो, है ना। ये बताइए कि आपको ओवरऑल कितने परसेंट बनाने? तीनों विषय का औसत क्या होना चाहिए? 70। पहले विषय में आपने 55 लाए, दूसरे में 75 लाए, तीसरे में क्या आएगा पता है? या तो आंसर 70 से ज्यादा आएगा या 70 से कम आएगा, है ना। तो थोड़ी सी जगह कम है, इसको मैं ऐसे कर देता हूं। तीसरे विषय में या तो आंसर 70 से ज्यादा आएगा या 70 से कम आएगा। फिर से बताओ, ओवरऑल औसत कितना होना चाहिए? 70। पहले वाले में आप कितना लाए? लाना कितना था? लाए कितने? कितना कम है? कितना कम है? 15। तो 15 आप अभी पीछे चल रहे हो, है ना। दूसरे विषय में कितना लाए?
लाना कितना था, कितना ज्यादा ले आए, इधर कितने की कमी, इधर कितना ज्यादा, 15 में से 5 गया, आप कितना पीछे चल रहे हो, तो इधर कितना ज्यादा लाना पड़ेगा, तो 70 में 10 और ले आओगे तो कितना आ जाएगा, ये आंसर है। नहीं आया समझ में? एक बार और बताता हूं, अब मैं बोलूंगा आप सुनना, ठीक है? अच्छा, कई लोगों ने तो इतना बोलने में ध्यान दिया कि वो बोलते ही रहे, पता नहीं हुआ क्या। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है, आप ऐसा समझिए कि 70 70 70 तीनों का औसत 70 होना चाहिए। यहां कितना कम चल रहा है, 15, यहां कितना ज्यादा है, 5, तो 15 कम है, 5 ज्यादा है, मतलब 10 की अभी भी कमी है। 10, आप ऐसा समझो कि एक तराजू पे इधर 10 कम है, तो हमें बैलेंस करना है। अगर इधर 10 कम है तो इधर 10 बढ़ाना पड़ेगा, तो आप 70 में 10 जोड़ दोगे तो इधर 80, 10 कम है, इधर 10 बढ़ा दो, बैलेंस हो जाएगा, औसत आपका 80 मेंटेन हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, अगला करते हैं। एक और क्वेश्चन आई थिंक होना चाहिए ऐसे ही। अब आपको जो मेथड अच्छी लगे करो, दोनों में छूट है। जहां आपको लगे कि हम ये वाला कैलकुलेशन जल्दी कर सकते हैं उसको कर लो। हम्म 90 आ रहा है? देखो, 4 विषय हैं, हर विषय 250 अंक का है, तो 250 हमारे लिए कोई काम का नहीं, हमारे लिए काम के 4 विषय। एक बच्चा पहले विषय में 60% लाया, दूसरे में 75% लाया, तीसरे में 95% लाया, चौथे में लाना है। चौथे में कितना लाए कि कुल मिला के 80% का एवरेज मेंटेन हो जाए, तो सब्जेक्ट कितने हैं, 4, मतलब कुल मिला के कितना परसेंट बनाना है, 320। 320% मुझे चाहिए, जबकि कितने हम बना चुके हैं, 100, 70, ये 230 हो गए क्या, इनका योग 230 आएगा। तो 230% आप बना चुके हो, मतलब आपको चौथे विषय में 90% लाना ही है, बी आंसर आएगा। आया होगा सभी का आंसर? ठीक है, और आप इससे भी कर सकते हो भाई, 80 से इधर 20 कम है, 80 से इधर 5 कम है, और 80 से इधर 15 ज्यादा है, तो 25 कम 15 ज्यादा, 25 में से 15 गया, 10 आप पीछे चल रहे हो, तो 80 में 10 जोड़ दो, 90 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। ठीक है, नब्बे ऑप्शन नहीं है, ठीक है, उसको रहने दो, है ना, हो सकता है एरर हो, आप सुधार लेना। शीट में 90 नहीं है क्या? ठीक है। अब यहां पे अगर आप सेकेंड वाली मेथड लगाओगे ना, तो आंसर जल्दी आएगा। ठीक है, चलो मैं बताता हूं, देखना। 7 परीक्षाओं के औसत 56 है, 8वें में कितना लाएं कि 60 हो जाए। देखो इधर, आपको ओवरऑल 60% का एवरेज मेंटेन करना है 8 विषयों में, मतलब आपको कितना प्रतिशत लाना है, 480। आपने 56% का औसत मेंटेन करा है 7 विषयों में, तो 7 और 6 42, 2 4 35 और 4 कितना हो जाएगा, 39। 392% आप ला चुके हो 480 में से। ठीक है, अच्छा 88 आएगा क्या, ये आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में?
अब यहां पे दूसरी मेथड से आप आंसर कैसे जल्दी ला सकते हो, सुनना, उसमें भी बहुत मजेदार चीज है। आपको आठों विषय में 60% का एवरेज मेंटेन करना है, ठीक है। फिर आपसे बोला है कि 7 विषयों में आपने कितना परसेंट लाए हो, 56। देखो, जो विषय आपके पास नहीं है आप लिख दीजिए कि या तो उसमें 60% से ज्यादा बनाने पड़ेंगे या कम। इधर अगर कम पड़ेगा तो उधर जोड़ेंगे, इधर ज्यादा हो जाएगा तो उधर से घटाएंगे, सिंपल सी बात है। तो मुझे बताओ कि आपका ओवरऑल औसत क्या होना चाहिए, बोलेंगे सब लोग, ओवरऑल औसत क्या होना चाहिए, 60। बनाए कितने, कितना पीछे चल रहे हो, 4% पीछे चल रहे हो, और ऐसे कितने विषय हो गए, 7। तो आप कितना पीछे हो, तो 28 पीछे हो, तो इधर 28 जोड़ना पड़ेगा। तो आपके 8वें सब्जेक्ट में कितने परसेंट बनने चाहिए, 28। भाई सोचो, एक विषय में 4% कम है, तो ये तो 7 विषय हैं, 28% आप पीछे चल रहे हो, उधर 28 जोड़ दो, आपका औसत क्या आ जाएगा, 88। ठीक। बाकी ये दांवपेच आप थोड़े औसत वाले चैप्टर में सीखोगे, उसमें मैं आपको इन चीजों को थोड़ा डिटेल में सिखाऊंगा, इन लॉजिक्स के बारे में। अभी आप ज्यादा इसका टेंशन ना लें। ओके, यहां से हमारा टाइप चेंज होता है। एक ये शानदार टाइप है वेन डायग्राम वाला, आपने क्वेश्चन जरूर देखे होंगे, पढ़िए फिर बात करते हैं। आंसर आ गया है तो बोलना नहीं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टाइप है इस चैप्टर का। चलो, अब आप इधर ध्यान दीजिए, इसको करने के कई तरीके हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक तरीका सजेस्ट करूंगा कि आप इसको वेन डायग्राम से करिए। देखो, आंसर लाना अलग चीज है और ऐसी मेथड जिससे हर प्रकार का प्रश्न बने, ये अलग चीज है ना। अगर जैसे YouTube पे कई सारे टीचर्स होते हैं या कई लोग शॉर्ट ट्रिक पढ़ाते हैं, अगर मुझे केवल आपको इंप्रेस करने के लिए पढ़ाना, एकदम जादू दिखाना है, तो मैं इसमें ऐसे ऐसे तरीके आपको बताऊंगा कि आप भी बोलोगे गजब सर, लेकिन वो जैसे ही प्रश्न बदल गया ना, वो ट्रिक फेल हो जाएगी। तो हमें जादू से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखनी है कि वो जादू बना कैसे है ना। जादू देखने में तो मजा आता है, पर जादू करते भी आना चाहिए। तो अगर इसका आंसर लाना है तो मैं आपको बता दूंगा कि 60 और 45 को जोड़ दो और 25 को घटा दो। करो, 60 और 45 को जोड़ो, कितना आया, 105। 25 घटा दो, 80 आया। 80 में से पूछा क्या है आपसे, अच्छा ये सब सफल है तो 80% सफल हुए, तो असफल कितने हुए, 20। ये आंसर आ गया, ये 20 आ गया आंसर, ठीक। पर अगर मैं 2-3 क्वेश्चन आगे बढ़ जाऊंगा ना, और अगर मैंने ये सवाल दे दिए, तो पूरा धुआं उड़ जाएगा, यहां पे कुछ भी नहीं बनना है यहां पे, ठीक है, धुआं धुआं हो जाएगा माहौल। तो हम थोड़ा बेसिक समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, और अगर हम एक मेथड सीखेंगे वेन डायग्राम वाली, वो हर प्रकार के प्रश्न में लगेगी, है ना। मतलब आपने एक सवाल, मुझे नहीं पता पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये सवाल पुलिस वाले बच्चों को इवन CGL तक में ये क्वेश्चन नहीं कराते हैं। आप ऊपर से पढ़ना शुरू करोगे, नीचे तक आओगे, भूल ही जाओगे क्या पढ़ रहे हैं हम, है ना। पर जो मेथड मैं आपको सिखा रहा हूं, आप इसी से करोगे इस वाले सवाल को, और मैं दावा करता हूं कि आप में से कई बच्चों ने सवाल आज तक देखा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कोई सवाल प्रतिशत में है, और आज आप ये करके सीख कर जाओगे और आपको बड़ा इजी लगेगा। अभी तो आपको देखकर लग रहा है कि भगवान जाने इसमें क्या होगा, है ना। तो आते हैं इस पे, पर इसका पहले बेसिक समझते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, जहां शॉर्टकट जरूरी है, जहां पे हम जादू करना है वहां करेंगे, पर आप सोचें कि हर जगह वो लग जाए तो ऐसा नहीं होता है ना। बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब सुनिए, वेन डायग्राम आप रीजनिंग में भी पढ़ेंगे। 2 विषय के सवाल परीक्षा में आते हैं, मैं आपको 3 के कराऊंगा, जिसके आते नहीं है फिर भी वो कराऊंगा। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में, तो आप यहां हिंदी लिख लो, ठीक है।
पूरे हिंदी में कितने % बच्चे पास हुए हैं? तो 60% बच्चे पास हुए हैं। फिर आप एक दूसरा डायग्राम बनाइए, और दूसरा क्या है? संस्कृत। इनको इस तरीके से मिक्स कीजिए, और संस्कृत में कितने बच्चे पास हुए हैं? संस्कृत में पास हुए हैं 45%। अच्छा, दोनों विषय में कितने पास हुए हैं? दोनों विषय में कितने पास हुए हैं? 25 पास हुए हैं। अब देखो, ये जो बीच वाला एरिया है ये कॉमन है ना भाई, ये एक सब्जेक्ट है, ये दूसरा सब्जेक्ट है, और हम ये कॉमन एरिया से क्या बताना चाह रहे हैं कि इन दोनों में कुछ चीजें क्या हैं? कॉमन है। तो ये जो कॉमन लोग होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा यहां पे कैलकुलेशन आपका करवाते हैं, और इन्हीं को आपको ढूंढना है, इन्हीं को देखना है। आपको ये लगेगा कि हिंदी में 60% लोग पास हुए, पर हिंदी में 60% लोग पास नहीं हुए। इसके अंदर दो प्रकार के बच्चे हैं। इस हिंदी के अंदर दो प्रकार के बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी में पास हुए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में भी पास हुए हैं और संस्कृत में भी पास हुए हैं, और इन दोनों का योग कितना है? 60। तो आपसे मैं पूछूंगा, बताओ सिर्फ हिंदी में कितने पास हैं? तो आपको अभी दिख रहा है क्या? अभी नहीं दिख रहा है ना। तो आप समझिए, इसी प्रकार 45 के अंदर भी दो प्रकार के लोग हैं, सिर्फ संस्कृत वाले और हिंदी प्लस संस्कृत वाले। दोनों प्रकार के बच्चे कितने हैं? 45। फिर उन्होंने बोला कि 25% बच्चे दोनों में पास हुए, मतलब ये वो बच्चे हैं जो इसके अंदर भी हैं और इसके अंदर भी हैं, मतलब ये डबल डबल काउंट हो रहे हैं। नहीं आया समझ में? आया? 25% वो बच्चे हैं जो दोनों में काउंट हो रहे हैं, ये हिंदी के अंदर भी हैं, संस्कृत के अंदर भी हैं। तो 60 में से 25 घटाओ, 60 में से 25 गया, कितना आया? 35। तो मुझे पता चला कि वास्तव में सिर्फ हिंदी में कितने बच्चे पास हुए होंगे? 35, और 25 दोनों में पास हुए, इसलिए टोटल कितने बच्चे हो गए? 60। अच्छा, 45% के अंदर भी ये कॉमन है, 25 गया तो कितना आया? 20। मतलब मुझे पता चला कि सिर्फ संस्कृत में कितने बच्चे पास हैं? 20। आया समझ में? अब पूरा डेटा क्लियर है। सिर्फ हिंदी में पास, सिर्फ संस्कृत में पास, और दोनों में पास। ठीक है, सबको जोड़ दो तो 35 और 25, 60 और 20 कितना होता है? 35 प्लस 25 प्लस 20 कितना हो गया? 80। अच्छा, क्योंकि ये प्रश्न सफल बच्चों का है ना, पास होने वाले बच्चों का है, तो इस क्लास में 80% बच्चे क्या हुए हैं? पास। और हम जानते हैं हर चीज होती है 100, 100 में से 80 पास हुए, तो फेल कितने हुए? ये आपका आंसर है। आपसे पूछा है असफल छात्र कितने हैं, तो आंसर कितना आएगा? 20। आया समझ में? बोलो जल्दी। तो इसलिए किसी महान आदमी ने क्या ट्रिक बना दी। अब ये लॉजिक है, अब लोग इतना गहराई में नहीं समझाते हैं। वो आपको क्या बताएंगे? 60 प्लस 45 माइनस 25। वो भी ठीक है, सही बात है, क्योंकि 60 और 45 के अंदर 25 दो बार है, एक बार कम कर दो, तो 60 और 45 हो गया 105। 105 में से 25 गया तो कितना आ गया? 80। बात वही है, हम इससे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सवाल में यहां सफल की जगह असफल आ गया तो ये ट्रिक फेल हो जाएगी, है ना। आगे करेंगे हम। बाकी ऐसा अगर तीनों सेम है, यहां भी सफल है, यहां भी सफल है और यहां भी सफल है, तो आप दो को जोड़ के एक को घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको करके बताइए एकदम सेम प्रश्न। चलो देखें, 52% बच्चे हिंदी में पास हुए। हिंदी में कितने पास हुए? 52%। फिर सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है आपका? संस्कृत। पास नहीं, सॉरी, फेल हुए, है ना। संस्कृत में कितने बच्चे फेल हुए?
42 और दोनों में कितने फेल हुए? 17। इस बार पूरा प्रश्न फेल वालों का है, तो पहला आंसर भी फेल आएगा, फिर 100 में से घटाओगे तो पास होने वालों का मिलेगा, है ना। तो अब देखो, अगर तीनों चीजें सेम है, असफल, असफल और असफल, तो इनको जोड़कर 17 घटा दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप 52 में से 17 घटाओगे तो कितना आएगा? 35, है ना। 35% हिंदी में फेल हुए और 42 में से 17 गया, कितना आ रहा है? 25। ठीक है, तो 25% बच्चे किसमें फेल हुए? संस्कृत में। सबको जोड़ दो, 60 और ये, तो ये टोटल 77% बच्चे क्या हैं? फेल हैं। अगर 77% बच्चे फेल हैं तो पास कितने हुए? 23% बच्चे क्या होंगे? पास होंगे। ये हो गया, है ना। या आप 52 प्लस 42 करके -17 कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? 77। फिर 100 में से आप इसको घटा दो तो भी 23 आ जाएगा। ओके, आया समझ में? नेक्स्ट। देखिए, अब यहां पे आप पहले तो एक ध्यान वाली बात समझिए। इसके पहले हमने जो दोनों प्रश्न करे, तीनों चीजें सेम थी, फिर तीनों चीजें सेम थी, लेकिन इस बार ऐसा है क्या? नहीं है। आपसे कहा गया है ये 70% बच्चे कौन है? बोलकर बताओ जरा। 70% बच्चे कौन है? अंग्रेजी बोलने वाले। फिर 65% बच्चे कौन है? हिंदी बोलने वाले। लेकिन 27% कौन है? नहीं बोलने वाले। डेटा मैच हुआ तो अपनी वो डायरेक्ट वाली ट्रिक यहां पे फेल हो जाएगी, अब आप उसको नहीं लगाओगे। तो पहले फिर हम इसका बेसिक समझते हैं कि यहां पे हम क्या कर सकते हैं, है ना। आप देखिए, 27% दोनों भाषा नहीं बोल सकते, ये कॉमन आएगा और कॉमन बीच में आएगा, इसको आप कभी नहीं बदलोगे। अगर प्रश्न में बोला है कि नहीं बोलने वाले लोग हैं तो बाकी डेटा भी नहीं बोलने वालों में बदलना पड़ेगा। आप इस कॉमन वाले डेटा को कभी चेंज नहीं करोगे। फिर मुझे बताओ कि 70% बच्चे अगर इंग्लिश बोल सकते हैं तो कितने नहीं बोल सकते? ये नहीं बोल सकते, है ना। फिर बताइए कि हिंदी में 65% बच्चे बोल सकते हैं तो कितने नहीं बोल सकते हैं? तो अब हम क्या करेंगे? नहीं बोलने वाले बच्चों का डेटा लेंगे, क्योंकि कॉमन वाली जानकारी भी किनके बारे में है? नहीं बोलने वालों के बारे में, है ना। तो इंग्लिश नहीं बोलने वाले बच्चे 30 हैं और हिंदी नहीं बोलने वाले बच्चे कितने हैं? 35 हैं। और दोनों नहीं बोलने वाले लोग कितने हैं? 27। अब प्रश्न ठीक है ना। अब आप कर लो, 30 में से 27 गया तो 3 आ गया, 35 में से 27 गया तो 8 आ गया। 27 और 3 और 8, 38% लोग कुछ नहीं बोलते, है ना, ये नहीं बोलने वाले हैं। 100 में से 38 गया, कितने लोग बोलने वाले हैं? 62। ये आपका आंसर आएगा। आया समझ में? क्या शिक्षा मिली आपको इस कहानी से? तीनों जगह डेटा सेम होना चाहिए भाई, या तो सब पास वाले हो, सब फेल वाले हो, सब बोलने वाले हो, सब नहीं बोलने वाले हो, सब एक जैसा होना चाहिए। नहीं है तो आपको उसको एक जैसा करना पड़ेगा, लेकिन किसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते? कॉमन। कॉमन मान लो, कॉमन अगर होता कि भाई ये बोलने वाले नहीं है तो बाकी को भी नहीं में बदलो। ये बोल दिया कि ये फेल बच्चे हैं तो बाकी को भी आप फेल में बदलोगे। आ रही बात समझ में? चलो करके बताओगे अगला? करिए इसको। नहीं, उसको नहीं करेंगे। आ रहा है क्या उससे?
उसको आप कर दोगे कितना, 73, ठीक है। हाँ, अब इसको आप डायरेक्ट कर लो। देखो ये फेल वाले बच्चे हैं ना, 80% बच्चे फिजिक्स में पास हुए तो फेल कितने हुए, 20। फिर केमिस्ट्री में 70 पास हुए तो फेल कितने हुए, 30। और दोनों में फेल कितने हुए, 15। तो 20 में से 15 गया 5, 30 में से 15 गया 15, तो टोटल फेल कितने हुए, 35। अगर फेल 35 है तो पास कितने हुए, 65। ये फेल हो गए ना, तो ये पास हो गए। और इस बार यहां रुकने के बजाय उन्होंने एक चीज और कह दी कि परीक्षा में टोटल 325 बच्चे भी पास हुए हैं, तो टोटल पास है 65%, और जबकि टोटल स्टूडेंट्स की संख्या है 325, ये 65 के बराबर है। तो 325 अगर 65% है तो 100% क्या, इससे आपको आ जाएगा 500। मतलब वहां टोटल बच्चे कितने हैं, 500, 500 आया। अरे इतना तो आप निकाल ही रहे थे ना, इतना तो आप निकाल ही रहे थे इसके पहले भी, कि 65% बच्चे पास हुए। इस बार उन्होंने कहा कि वही 65% बच्चे 325 लोग हैं, तो 325 अगर 65% है, 100% क्या होगा, 500 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट करते जाओ अब जल्दी जल्दी। चलो, क्या बोला है, 48% सब पास वाले हैं, फेल वाले हैं, सब सेम है। 48% हिंदी में, 32 इतिहास में और 20 सब में, तो ये तो सब फेल वाले हैं। तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, डायग्राम ना भी बनाए, इन दोनों को जोड़कर इसको घटा दें, तो ये कितना हो गया, 80। 80 में से 20 गया, ऐसे ही होगा क्या, 48 प्लस 32 माइनस क्या कर दोगे आप, 20, क्योंकि सारे क्या हैं, सेम है। तो ये हो गया आपका कितना, 80। 80 में से 20 गया, तो ये कौन से बच्चे हैं, ये कौन से बच्चे हैं, ये फेल होने वाले बच्चे हैं, है ना। तो पास कितने हुए, 40% बच्चे पास हुए, और यही बच्चे 880 हैं। तो 880 पास हुए, जो 40 है, 100% क्या होगा, आंसर आएगा 2200, 2200 बी। ठीक, यही सवाल थोड़ा सा घुमाया गया है, थोड़ा सा बस। परसेंट चार्ट आपको नहीं मिला है क्या अभी तक? अरे यार, याद भी नहीं दिलाया तुम लोगों ने। क्या आपसे कहा गया है, एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान में और 44 गणित का चयन करते हैं, और कम से कम एक विषय लिया है, लेकिन 40 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं। आप कुछ मत करिए,
आप 72% में 44% को जोड़िए, तो इसको जोड़ने पर क्या आएगा? आपको एक बात पता है कि भाई कोई भी क्लास हो, क्लास में हर बच्चे कितने हो सकते हैं? 100 से ज्यादा तो बच्चे नहीं हो सकते ना। तो यहां कितने ज्यादा हो रहे हैं? 16% बच्चे। क्यों ज्यादा हो रहे हैं? यही वो शैतान बच्चे हैं जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं, और वही कितने बच्चे हैं? 40। भाई 100% होना चाहिए, टोटल कितना आ रहा है? 116। तो 16% ज्यादा इसीलिए है क्योंकि इन बच्चों ने डबल डबल सब्जेक्ट लिया, ये डबल डबल काउंट हो रहे हैं। तो 40 अगर 16% है तो 100% क्या? तो 16 का दुगना हो गया 32, फिर 5 और 0, 250 टोटल बच्चे हैं। और आपको अगर मैं इसको देखो, अब आपको पता चल गया कॉमन ये है, तो एक्चुअल में ये क्या है पता है? 72% बच्चे बायो वाले हैं, 44% मैथ्स वाले हैं, और ये जो 16 हैं ये दोनों में कॉमन है। आप चाहो तो करके देख लो, 72 में से 16, या वैसे भी 72 प्लस 44 कितना आएगा? 116, और ये 16% कॉमन है, मतलब क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं? 100। तो ये जो कॉमन है वो आपको दिया हुआ है, मतलब वो आपने निकाला, वो है एक्चुअल में ये 16% बच्चे। ठीक, नेक्स्ट। देखो, एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30 के पास भैंस है, 15 के पास दोनों हैं। सेम है, इनके पास गाय है, इनके पास भैंस है, इनके पास दोनों है, सारा डेटा सेम है। तो सेम में हम क्या कर सकते हैं? जोड़कर एक घटा सकते हैं। तो आप 60 प्लस 30 में से, मतलब कितना हो गया? 90। 90 में से आप क्या करोगे? 15 घटा दोगे, मतलब क्या आएगा? 75। ये 75% परिवार वो हैं जिनके पास गाय या भैंस है। तो 25% ऐसे परिवार हैं जिनके पास ना गाय है ना भैंस है ना? ठीक है। गांव में कितने परिवार हैं टोटल? कितने परिवार हैं? 96। कितने लोगों के पास कुछ भी नहीं है? 25% का मतलब 1/4। 24 ऐसी फैमिली है जिनके पास ना गाय है ना भैंस है। ठीक, समझ गए? अब कभी गलती होगी क्या ऐसे प्रश्नों में? कोई दिक्कत नहीं, ये करिए। हम्म 26, 36। अच्छा, क्लास 1 क्यों नहीं चल रही? पता नहीं भाई, बंद कर दी हमने यहां से। अब लाइव क्लास में आपको मैंने पहले भी बोला है, यहां पूछने से कुछ नहीं होगा, मेल किया करो आप सपोर्ट आईडी पर। बता दूं, देखो यहां पे 2 प्रकार के लोग हैं, मतलब 2 कैटेगरीज में लोग बटे हुए हैं, है ना? तो एक शहर है जिसमें 40% लोग निरक्षर हैं। मुझे बताओ निरक्षर का मतलब क्या होता है?
निरक्षर का मतलब अनपढ़, अनपढ़ को इंग्लिश में बोलते हैं इलिटरेट। तो दूसरे प्रकार के लोग कौन होंगे? साक्षर, जिसको क्या बोलते हैं? लिटरेट। ठीक है, तो इस शहर में 40% लोग अनपढ़ हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग कितने हैं? 60। एक बात, अच्छा टोटल तो 100% ही होगा ना, नहीं तो आप बोलोगे 60 कहां से आया, हर चीज 100 होती है, कॉमन बात है। फिर आगे बढ़े, और 60% लोग निर्धन हैं। निर्धन मतलब गरीब। तो कितने गरीब हैं? 60। तो अमीर कितने हुए? ये है अमीर। अमीर को ये लोग क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अच्छा रिच। रीच है कौन बोल रहा है? ठीक है, चलो इतना समझ गए आप। इस शहर में हमने दो प्रकार के लोग वही है, देखो लोग ये 100 ही हैं, लेकिन मिक्सिंग है। कोई अनपढ़ है लेकिन अमीर है, कोई अमीर है लेकिन गरीब नहीं है, पढ़ा लिखा है। ठीक है भाई, इन दो में से कुछ एक होगा और इन दो में से कुछ एक होगा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो अमीर भी और गरीब भी है ना? तो अमीर या गरीब में से कुछ एक है और अनपढ़ या पढ़े लिखे में से कुछ एक है। तो यहां पे 4 प्रकार के लोग हैं। अनपढ़ है लेकिन गरीब भी हैं, अनपढ़ है लेकिन अमीर है, पढ़ा लिखा है लेकिन गरीब है, पढ़ा लिखा है लेकिन अमीर है। कितने प्रकार के लोग हैं यहाँ पे? 4 प्रकार के लोग हैं, है ना? अब आपसे यहां पे क्या कहा गया है? समृद्ध लोग। समृद्ध मतलब अमीर। इन अमीर को यहां पे उन्होंने क्या बोला है? समृद्ध, है ना? और इंग्लिश में क्या बोला है? रिच बोला है। कहां लिखा है? अच्छा ये लिखा है, ठीक है, ओके। तो समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं, मतलब जितने अमीर लोग हैं ना, उसमें 10% लोग अनपढ़ हैं। अमीर लोगों में 10% अनपढ़ हैं। तो मैं जो पूछूं वो बताना, अभी उलझने वाले हो आप, इसलिए जो पूछूं वो बोलना। अनपढ़, यहां पे अमीर लोगों में 10% लोग अनपढ़ हैं। तो पहले तो बताओ कि अमीर लोग कितने? 40% में 10% क्या है? अनपढ़ हैं। 40 में से 10 मत घटाना, 40 का 10% क्या होता है? 4। तो बचे कितने? 36। अब ये आंसर नहीं है ना, ये तो आप बोलोगे हाँ सर 36 आ गया, ये आंसर नहीं है। फिर से मुझे बताओ, ये 40 कौन है? ये अमीर हैं। ये 4 कौन है? ये अमीर हैं लेकिन अनपढ़ हैं। तो ये 36 कौन है? अमीर हैं और पढ़े लिखे हैं। वेरी गुड। अब बताओ पूछा क्या है? निरक्षर और निर्धन। ठीक है, फिर से इधर आते हैं। टोटल निरक्षर लोग कितने हैं? 40। इन 40 लोगों में 4 लोग ऐसे हैं जो हैं तो निरक्षर लेकिन अमीर हैं। तो अगर मैं उन 4 अमीरों को हटा दूं तो बचेंगे 36। ये वो हैं जो निरक्षर तो हैं लेकिन गरीब भी हैं। तो आंसर ये वाला 36 आएगा। ये तो आ ही रहा है लेकिन वो आएगा। नहीं आया समझ में? आया? ये 40 कौन है? ये निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं। इन अनपढ़ में 4 अमीर हैं। तो बचे कौन? भाई इनमें अमीर कितने हैं? 4। तो अब जो बचे वो कौन है? अनपढ़ तो हैं, गरीब भी हैं। यही तो पूछा है, निरक्षर और निर्धन लोग कितने? अनपढ़ और गरीब कितने? आंसर आएगा आपका कितना? 36। आया मजा? ठीक, बढ़ जाएं आगे। चलो इसका आंसर बता दो। ये आसान है, काफी आसान है वाला।
का नामांकन उनके पास होने पर किया जाएगा, फेल होने पर नहीं। सक्षम छात्रों में 80% पास हैं और असक्षम में 25 पास हैं। देखो यहां पे दो प्रकार से छात्रों में डिवाइडेशन है। सक्षम मतलब जो कैपेबल हैं, और दूसरे हो गए कौन से, असक्षम, है ना, जो इनकैपेबल हैं। ठीक है, तो दोनों में पास और फेल होने वाले बच्चे हैं। इसमें कितने पास हुए, 80, और फेल कितने हुए, 20%। इनमें कितने पास हुए, 25%, और इसमें फेल कितने हुए, 75%, है ना। अगर कुल छात्रों में 40% सक्षम है तो सफल छात्रों का प्रतिशत बताइए, है ना। मतलब टोटल बच्चे अगर 100 हैं तो 40 सक्षम हैं और 60 क्या है, असक्षम है। कुल छात्रों में 40% सक्षम है, मतलब अगर टोटल बच्चे कितने हैं, 100, तो 100 में से 40 क्या है, सक्षम है, और असक्षम कितने हैं, 60 हैं। अब क्या बोला है, सफल छात्र कितने हुए, तो 40 में से पास कितने हुए, 40 में से 80% बच्चे पास हुए, है ना। और इनमें से कितने पास हुए, 60 का 25% मतलब 1/4, कितना आएगा, 15, तो ये कितने आ गए, 47। तो ये टोटल बच्चे जो हैं 47, ये कौन है जो पास हुए। आया समझ में, सिंपल था। 40 का 80% पास हुए और 60 का 25% पास हुए। टोटल पास कितने बच्चे हुए हैं, 47। ओके है, चलिए फाइनली हम उस सवाल पे आ गए हैं जो दिखने में बहुत खतरनाक है, लेकिन एक बार सीखने के बाद बहुत आसान लगेगा। करिए जल्दी से इसको, पढ़िए। ये वाले वेन डायग्राम से नहीं होंगे भाई, इसके पहले वाले जो सवाल हमने करे ना, वेन डायग्राम से नहीं होंगे। देखें इसको, समझिए। एक परीक्षा में 50% छात्र गणित में, 55 अंग्रेजी में, 40 हिंदी में, है ना। देखो मैथ्स में कितने बच्चे पास हुए, आप लोग अब इधर ध्यान दो, सब लोग लिखना बंद करो, यहां ध्यान दो, और जो पूछूं वो बोलते जाओ। मैथ्स में कितने पास हुए, 50। इंग्लिश में कितने पास हुए, 55। हिंदी में कितने पास हुए, 40। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, 15% मैथ्स और इंग्लिश। मैथ्स और इंग्लिश में कितने पास हुए, 15। फिर बताओ इंग्लिश और हिंदी में कितने पास हुए, 20, है ना। फिर हिंदी और मैथ्स में कितने पास हुए, 25, ये भी हो गया। और क्या बोला है, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी तीनों में कितने बच्चे पास हुए, 10 हुए, है ना। अब आपसे बोला है कि तीनों विषयों में फेल हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस बार ये जो सवाल है ये कितने विषयों का है, 3 विषयों का है। तो मैं यहां पे 3 अलग अलग विषय ले लेता हूं, ठीक है। एक ये हो गया, दूसरा हमारा एक ये हो जाएगा, ठीक है, और एक और ले लेते हैं, एक और क्लोन कर लेते हैं, ये हो गया, ठीक। ये दिख जाएगा कलर, चलो ठीक। अब देखिए जरा यहां पे क्या है। यहां पे हम एक को मैथ्स नाम दे देते हैं, ये आपका हो गया मैथ्स, ये आपका हो गया इंग्लिश,
और ये आपका क्या हो गया, हिंदी। इतना समझ गए। अब हम ऐसे प्रश्नों में हमेशा शुरुआत कहां से करते हैं, कॉमन से, है ना। आप ये देखिए, इसमें मुझे बताइए कि कौन सा एरिया सब में कॉमन है। ये वाला, यहां पे तीनों विषय कॉमन है, और तीनों विषय कॉमन कितने हैं, 10। ऐसे प्रश्नों में उल्टा चलते हैं, है ना। तीनों में कॉमन कितने हैं, 10, वहां से चलेंगे, यहां पे हम आ गए। अब देखिए, मैथ्स और इंग्लिश में कितने कॉमन है, मतलब कितने पास है, 15। तो ये रहा मैथ्स, ये रहा इंग्लिश, और ये है इनका कॉमन, है ना। लेकिन इस 15 के अंदर 10 तो पहले आ चुके हैं, तो बचे कितने, 5। इंग्लिश और हिंदी में है 20, 20 में से 10 पहले ही आ चुके हैं, तो बचे कितने, 10। हिंदी और मैथ्स में 25, 25 में से 10 पहले ही आ चुके हैं, तो बचे कितने, 15। इतना समझ गए। चलो और ऊपर चलो, मैथ्स में कितने बच्चे पास हुए, मैथ्स के अंदर 50 होना चाहिए, 50 में से 15 + 5 20 और 10 30, 30 पहले ही आ चुका है, तो बचा कितना भाई, टोटल 50 होना चाहिए। और आप देख लो, 20 5 10 और 15 ये सब मैथ्स के अंदर ही है ना, इनका टोटल 50 आ रहा है, ठीक है। इंग्लिश में कितना होना चाहिए, 55, 55 में से 10 + 10 + 5 25, 25 घटा दो, कितना आएगा, 30 आएगा। हिंदी में टोटल होना चाहिए 40, 40 में से 10 10 और 15 35 गया, तो बचा कितना, 5। अब पूरी पिक्चर आपको क्लियर है, आया समझ में। अब मुझे ये बताओ, मैं जो पूछूं वो बताना, 20 और 30, 50 और 10, 60 और 10, 70 और 5, 75 और 5, 80 और 15, टोटल 95% बच्चे कौन है, पास। तो फेल कितने हुए, आंसर आया। टफ था कि इजी था, इजी था। ऐसे प्रश्नों में बस शुरुआत उल्टा करते हैं, कॉमन वाले से हमेशा शुरू करते हैं। सब में कॉमन 10, इन सब में से 10 घटेगा, ठीक है। फिर ये जब आप बनाना शुरू करोगे तो 50 में से ये तीनों गए, 55 में से ये तीनों गए, और 40 में से ये तीनों गए। सबको आपने जोड़ा तो 95 आया, 5% आपके फेल हैं, दैट्स इट। इतना सा काम आपको करना था। ओके, आज के लिए इतना काफी। तो ये वाला टाइप हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद टाइप वैसे भी चेंज है। कल से हम कमी वृद्धि वाले प्रश्न शुरू करेंगे, है ना। कल से जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की।